दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के पर्यावरण विभाग के घोटालों पर जो जनमंच की सीरीज चल रही थी वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। आज का वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जब भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता या कहें ईमानदार लोग भी शिकायतें करती है। लंबे संघर्ष के बाद जांच कमेटी बनती है। जांच कमेटी बनते ही एक आस जगती है, मगर जांच कमेटी में आए हुए अधिकारी ही अगर सही से जांच न करके लीपापोती कर जाए तो ये भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ होता है। आज के वीडियो में कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आरोप नहीं सबूत बोलते हैं। पिछले हिस्से में हमने सवाल उठाए थे, आज हम आपके सामने वही कागज रखेंगे, वही आंकड़े जिनके सहारे सच को बदला गया। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये उन चमत्कारी बॉक्सों की परतें खोलने वाला हिस्सा है जहां लाखों को हजारों में बदला गया और जांच को दस्तावेजों के खेल में उलझा दिया गया। अब ध्यान से देखिए, वीडियो लंबा है मगर जरूरी है, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो सिर्फ कहानी नहीं, दस्तावेजों में दर्ज सच है। अब एक बार फिर उसी मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है। सवाल यह है कि कैसे प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप बीडीजी की बैंक पासबुक में से छोटी छोटी राशि के आंकड़ों को निकालकर जाली रिकॉर्ड तैयार किया। जांच से बचने के लिए लाखों रुपए के मामले को हजारों में दिखाया गया, और उन्होंने ये सब अकेले नहीं किया, बल्कि बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप के पूर्व हेड प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई के साथ मिलकर किया, और एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें छोटी रकम की राशि दिखा घोटाले को साधारण मामला बनाकर गबन को दबाया जा सके। यहां पर यह मजेदार तथ्य है कि इन 14 औद्योगिक इकाइयों का दोनों विजिलेंस जांच में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह अपने आप में विजिलेंस की जांच पर सवाल उठाता है कि कैसी विजिलेंस जांच हुई होगी। दूसरी विजिलेंस जांच अधिकारी श्री शरीफ सिंह ने एक कदम और आगे बढ़कर अपनी जांच रिपोर्ट में 72 औद्योगिक इकाइयों का नंबर दर्शाया, जिनके हवा पर पानी के सैंपलों की जांच प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने की थी। यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल दूसरे विजिलेंस जांच अधिकारी श्री शरीफ सिंह की जांच पर उठता है कि क्या वास्तव में जांच की गई थी या जांच के नाम पर भी सिर्फ औपचारिकता की गई थी। क्योंकि जांच रिपोर्ट में दिखाई गई 72 औद्योगिक इकाइयों में क्या ये 14 औद्योगिक इकाइयां भी शामिल थी या नहीं थी। पर्यावरण विभाग और विश्वविद्यालय में इन 14 औद्योगिक इकाइयों से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बात विश्वविद्यालय ने आरटीआई के जवाब में एवं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दिए गए जवाब में भी माना है। यानी रिकॉर्ड में नहीं है, जांच में भी नहीं है, मगर कहानी में मौजूद है। और फिर एक और अजीब मोड़ आता है, जो रिकॉर्ड न विजिलेंस जांच में दिखाई देता है न विश्वविद्यालय के पास मिलता है। वही रिकॉर्ड अचानक जांच अधिकारी श्री आरसी बंसल की जांच के दौरान जवाब देने के लिए आश्चर्यजनक रूप से सामने आ जाता है और फिर उसी तरह गायब भी हो जाता है। यानी दस्तावेज भी जैसे कहानी के साथ चलते हैं, जरूरत के वक्त आ जाते हैं और फिर गुम हो जाते हैं या गुम कर दिए जाते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जांच अधिकारी श्री आरसी बंसल को जो जवाब दिया गया वो कोई साधारण जवाब नहीं था। उस जवाब को बड़े ठंडे दिमाग व चतुराई से तैयार किया गया था, जो दिखने में व्यवस्थित लगता है, लेकिन उसके भीतर झांकने पर जवाब में कई काली परतें नजर आती है, और ये काली परतें कई गंभीर सवाल खड़े करती है। और कहानी यही नहीं रुकती, यहीं से वो और ज्यादा खुलती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं है। अब सवाल है रिकॉर्ड बनाए कैसे गए, क्यों बनाए गए और किसके लिए बनाए गए। और जब इन सब को एक साथ रखा जाता है तो ये सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं रह जाता, ये एक पूरी ही जांच पर सवाल बन जाता है, जहां आंकड़े बदले जाते हैं, रिकॉर्ड गढ़े जाते हैं
और सच धीरे धीरे पीछे छूटता चला जाता है। सबसे पहले प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा हेड बीडीजी की बैंक पासबुक में से छोटे छोटे अमाउंट की राशि चुनी जाती है। फिर उसी राशि को अलग अलग औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त राशि के रूप में बॉक्स में दिखाया जाता है। यानी जो राशि जहां से आई उसको वहीं नहीं दिखाया गया, बल्कि उस राशि को अपनी सुविधानुसार सामूहिक रूप से औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त दिखाया गया। जबकि वास्तविकता कुछ और ही बताती है। जो राशि बैंक में जमा दिखाई गई वो उन औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त ही नहीं हुई थी, बल्कि वो राशि अन्य औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त हुई थी तथा उनके हवा व पानी के सैंपलों की जांच भी दूसरे अलग अलग प्रोफेसरों द्वारा की गई थी। अब यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने अपने जवाब में इन 14 औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त राशि को सीधे सीधे नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें 9 बॉक्स बनाकर दर्शाया गया। हम यहाँ इन बॉक्सों को प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई के चमत्कारी बॉक्स कहेंगे। कहीं एक औद्योगिक इकाई, कहीं 4 एक साथ और कहीं 7 इकाइयां एक ही बॉक्स में दिखा दिया गया। जबकि इससे पहले प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने प्रत्येक औद्योगिक इकाई से प्राप्त राशि को उनके नाम के आगे ही दिखाया था। यानी अब तरीका बदल दिया गया, प्रस्तुति बदल दी गई और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरी प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने यह बदलाव क्यों किया तथा इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी थी? ऐसा करके कौन से सच को प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई छुपाना चाहते थे? अब आप सबको दिखने में ये एक साधारण बदलाव लग सकता है, मगर यहीं से कहानी का सबसे अहम और गंभीर हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से ये समझ आता है कि आंकड़ों को इस तरह क्यों जोड़ा गया और किस मकसद से जोड़ा गया। बड़ी हैरानी का विषय है कि रिटायर्ड सेशन जज श्री आर.सी. बंसल इन बॉक्सों की काली परतों के भीतर क्यों झांक ही नहीं पाए या झांकना ही नहीं चाहते थे। क्या उन काली परतों के अंदर से उठ रहे गंभीर सवालों को अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे? इन सब सवालों का जवाब इन चमत्कारी बॉक्सों का बारीकी से अध्ययन करने पर सब कुछ विस्तृत रूप से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने फ्रॉड किया है। यहाँ सबसे गंभीर सवाल रिटायर्ड सेशन जज श्री आर.सी. बंसल की जांच पर उठते हैं कि क्या वास्तव में जांच हुई भी थी या नहीं, या सिर्फ जांच का दिखावा किया गया था। विश्वविद्यालय व नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा दिए गए झूठे जवाबों को ही आधार मानकर बिना तथ्यों का सत्यापन कर जांच रिपोर्ट बनाकर प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को क्लीन चिट देने का काम किया गया तथा उतनी ही जल्दबाजी में तकनीकी शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किए बिना ही रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा इन चमत्कारी बॉक्सों में से एक बॉक्स नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। बॉक्स नंबर 2 में प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा यह दावा किया जाता है कि 4 औद्योगिक इकाइयों से 10,500 रुपए की राशि प्राप्त हुई और इस राशि को 19 मार्च 2011 को बैंक में जमा दिखा दिया गया। दिखने में ये एक सामान्य एंट्री लगती है। ऐसे 4 औद्योगिक इकाइयों से पैसा आया और वो पैसा बैंक में जमा हो गया, मगर जैसे ही इस दावे को दस्तावेजों के साथ मिलाकर देखा जाता है और दस्तावेजों को समझा जाता है तो झूठ सामने आने लग जाता है, क्योंकि वास्तविकता ये बताती है कि ये राशि इन 4 औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त ही नहीं हुई थी। यहाँ गंभीर सवाल खड़ा होता है, अगर ये राशि इन 4 इकाइयों से नहीं आई थी तो फिर आई कहां से थी? अब आपको जनमंच हरियाणा बताता है कि ये राशि कहां से प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को प्राप्त हुई। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जनमंच को कैसे मालूम हुआ कि ये राशि किस औद्योगिक इकाई से प्राप्त हुई? इसके लिए हमने मेहनत करनी पड़ती है, कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, दस्तावेजों को खंगालना पड़ता है, और जब दस्तावेजों को पैनी नजरों से देखा जाता है तो वे दस्तावेज खुद बोलने लगते हैं और जो सच सामने आता है वो नरसिंहराम बिश्नोई के दावे से बिल्कुल विपरीत आता है। दस्तावेज बताते हैं कि ये राशि वास्तव में
जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल जींद से प्राप्त हुई और इस औद्योगिक इकाई के हवा व पानी के सैंपलों की जांच स्वयं प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा की गई थी। अब सवाल उठता है कि ये जानकारी सामने आई कैसे? तो इसका जवाब भी दस्तावेजों में ही छिपा है। विश्वविद्यालय की 26वीं कोर्ट मीटिंग जो दिनांक 28 मार्च 2015 को संपन्न हुई थी, जहां प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा इस औद्योगिक इकाई से प्राप्त हुई राशि का विवरण दिया गया था। उस विवरण के अनुसार जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल ने 2 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कुल 15,500 का भुगतान किया था। एक डिमांड ड्राफ्ट नंबर 012819 जिसमें राशि 10,500 रुपए थी, जो 19 मार्च 2011 को बैंक में जमा हुई, और दूसरा डिमांड ड्राफ्ट नंबर 012833 जिसमें राशि 5,000 रुपए थी, जो 3 फरवरी 2011 को बैंक में जमा हुई। अब जरा यहां से फ्रॉड को समझिए। जो 10,500 की राशि जो जींद शुगर मिल से आई थी, इस राशि को खुद प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने 19 मार्च 2011 को बैंक में जींद शुगर मिल के नाम से जमा करवा दिया, मगर प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा उसी राशि 10,500 रुपए को 19 मार्च 2011 की सेम डेट में ही 4 अलग अलग औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त हुई राशि के रूप में जांच अधिकारी के सामने दिखा दिया गया। यहीं से ये फ्रॉड पकड़ा जाता है कि बैंक पासबुक में 19 मार्च 2011 में जमा हुई शुगर मिल जींद की राशि को जांच अधिकारी के सामने बहादुरगढ़ की 4 औद्योगिक इकाइयों के नाम दिखा घोलमेल किया गया। अगर इस 10,500 की राशि को बराबर बराबर इन औद्योगिक इकाइयों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक औद्योगिक इकाई के हिस्से में 2625 रुपए की राशि आएगी। और यहीं से सवाल की एक पूरी श्रृंखला शुरू होती है। क्या हर औद्योगिक इकाई से 2625 की एक समान राशि लेने का कोई तय आधार बनाया गया था? इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कैसे किसी एक व्यक्ति या औद्योगिक इकाई ने बाकी शेष 3 औद्योगिक इकाइयों को इस बात के लिए सहमत किया कि वह सभी औद्योगिक इकाइयों से समान राशि इकट्ठा कर लेगा और किसी एक औद्योगिक इकाई के नाम ही डिमांड ड्राफ्ट बनाकर जमा कर देगा। यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि शेष तीनों औद्योगिक इकाइयां इसके लिए सहमत हो जाए, जबकि प्रत्येक औद्योगिक इकाई का अपना अपना वित्तीय लेखा जोखा अलग अलग होता है। और यहीं पर एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या इन चारों औद्योगिक इकाइयों के विश्वविद्यालय प्रशासन से अप्रूव्ड लेटर को जांच में शामिल किया गया था? क्योंकि यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड लेटर वो दस्तावेज होता है जिसमें उस औद्योगिक इकाई की पूरी कहानी लिखी होती है। उस औद्योगिक इकाई से प्राप्त राशि, उसके खर्च का पूरा विवरण दर्ज होता है, जिसमें कुल कितने सैंपल लिए, सैंपल इकट्ठा करने व एनालिसिस के रेट, सैंपल कलेक्शन व एनालिसिस करने वाले का भुगतान, ट्रेवल खर्च, कितनी राशि केमिकल खरीद में खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष बची, उसमें यूनिवर्सिटी का कितना हिस्सा था। ये सब जानकारियां अप्रूव्ड लेटर में होती है। इससे पहले की स्टोरीज में हमने आपको अप्रूव्ड लेटर दिखाए हैं। यहां एक और तथ्य की तरफ जांच अधिकारी को ध्यान देना चाहिए था। उपलब्ध टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नालंदा ऑटोमोबाइल औद्योगिक इकाई से सैंपल दिनांक 25 जुलाई 2011 को इकट्ठा किए हुए बताए गए, जबकि राशि जमा की तिथि 19 मार्च 2011 दिखाई गई। यहां पर एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या राशि पहले ही ले ली गई और औद्योगिक इकाई के सैंपल बाद में लिए गए? अब हम बॉक्स नंबर 3 की बात करते हैं। बॉक्स नंबर 3 में भी प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई कंसाई नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड बावल हरियाणा से प्राप्त 8,000 की राशि को 24 फरवरी 2011 को बैंक में जमा दिखा रहे हैं। वास्तव में ये राशि इस औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त ही नहीं हुई थी। दस्तावेजों का अध्ययन करने पर मालूम होता है ये राशि रिटायर्ड प्रोफेसर सीपी कौशिक द्वारा जमा करवाई गई थी। प्रोफेसर सीपी कौशिक द्वारा 24 फरवरी 2011 को
अलग अलग 4 औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त 8,000 की 4 राशियां बैंक में जमा करवाई थी। इन्हीं में से एक राशि प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई ने उठा ली। इन 4 में से कौन सी राशि उठाई, ये तो स्वयं प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई ही बता सकते हैं या जांच अधिकारी श्री बंसल बता सकते हैं। अब हम आपको बॉक्स नंबर 4 दिखा रहे हैं। इस बॉक्स में 4 औद्योगिक इकाइयों व उनसे प्राप्त 5,300 रुपए की राशि दिनांक 23 जनवरी 2012 को बैंक में जमा दिखाई गई है। यहां भी कहानी वही है, मगर तरीका थोड़ा और साफ दिखाई देता है और सवाल और सीधे खड़े हो जाते हैं। बॉक्स नंबर 4 में प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई द्वारा यह दिखाया गया कि 4 औद्योगिक इकाइयों से राशि प्राप्त हुई है, मगर जब दस्तावेजों को देखा जाता है तो यह साफ हो जाता है कि यह राशि वास्तव में उन 4 औद्योगिक इकाइयों से आई ही नहीं थी। और यहीं से फिर वही सवाल उठता है, अगर इन औद्योगिक इकाइयों से नहीं आई थी तो फिर ये राशि कहां से आई थी? दस्तावेज बताते हैं कि ये राशि वास्तव में BN कॉनकस्ट प्राइवेट लिमिटेड पंचकुला से प्राप्त हुई थी, जबकि इसे बहादुरगढ़ की औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त राशि के रूप में प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई ने जांच अधिकारी के सामने दिखा दिया। यानी स्रोत एक और प्रस्तुति फिर दूसरी। अब ये बात हवा में नहीं कही जा रही, इसके पीछे दस्तावेज है, RTI से प्राप्त जानकारी है, जहां यह सामने आता है कि 5,300 रुपए की राशि रिटायर्ड प्रोफेसर कौशिक द्वारा 24 जनवरी 2012 को बैंक में जमा करवाई गई थी और उसी सूची में इस कंपनी का नाम और राशि दोनों दर्ज है। यानी राशि कहां से आई ये स्पष्ट है, मगर उसे दिखाया कहां गया ये अलग झूठी कहानी है। और यहीं से सवालों की एक और परत खुलती है। अगर 4 औद्योगिक इकाइयों से सामूहिक रूप से प्राप्त राशि दिखाई गई तो प्रत्येक औद्योगिक इकाई से 1,325 रुपए लेने का आधार क्या था? क्या ये कोई तय शुल्क था? और इससे भी बड़ा सवाल, जब बैंक पासबुक में राशि कैश के रूप में जमा दिखाई गई तो फिर ये राशि किसने इकट्ठा की और किसने बैंक में जमा करवाई? क्योंकि खुद प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई ने एक RTI के जवाब में ये कहा था कि किसी भी औद्योगिक इकाई से भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जाता है, तो फिर यहाँ इस औद्योगिक इकाई से कैश क्यों लिया गया? और यहीं से मामला और उलझता है। सभी औद्योगिक इकाइयां बहादुरगढ़ में है। हिसार से बहादुरगढ़ आने जाने की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। अगर 10 रुपए प्रति किलोमीटर का हिसाब लगाएं तो सिर्फ टैक्सी का किराया ही करीब 2,800 रुपए बैठ जाता है। टोल की हम बात बाद में कर लेंगे, लेकिन यहाँ प्रत्येक औद्योगिक इकाई से ली गई राशि 1,325 है। अब जरा इस गणित को देखिए, काम का खर्च ज्यादा और ली गई राशि कम, तो फिर सवाल उठता है कि टैक्सी ड्राइवर को बाकी 1,475 रुपए की राशि किसने दी? क्या ये काम घाटे में किया गया? अगर किया गया तो क्यों किया गया? और अगर घाटे में नहीं किया गया तो फिर ये अंतर कहां से पूरा हुआ? यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या सभी औद्योगिक इकाइयों के सैंपल एक ही दिन में इकट्ठा किए गए थे या अलग अलग दिनों में? क्या टैक्सी का भुगतान एक बार हुआ या हर बार अलग अलग किया गया? टैक्सी ड्राइवर कौन था? गाड़ी किसकी थी? रसीद किसने दी? कितनी राशि दी गई? हर औद्योगिक इकाई से कितने सैंपल लिए गए? कलेक्शन और एनालिसिस किसने किया? उसके लिए कितना भुगतान हुआ? केमिकल खरीदने में कितना खर्च आया? विश्वविद्यालय का हिस्सा कितना था? मगर यहां राशि है, दावा है, पर पूरा हिसाब नहीं है। और यही वो जगह है जहां ये मामला सिर्फ एक एंट्री का नहीं रह जाता, ये पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल बन जाता है। क्योंकि जब काम इतना बड़ा हो और उसके बदले ली गई राशि इतनी कम हो तो ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि ये काम कैसे हुआ। और यहीं ये पूरी स्थिति उस कहावत को सच करती हुई नजर आती है कि नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। अब हम बॉक्स नंबर 5 पे आते हैं। बॉक्स नंबर 5 में प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई द्वारा फिर एक बार कंसाई नैरोलैक पेंट्स लिमिटेड बावल से प्राप्त 8,000 रुपए की राशि
11 फरवरी 2013 में जमा दिखा दी गई। यहां भी दस्तावेजों का अध्ययन करने पर प्रोफेसर नरसिंहराम का दावा झूठा ही निकलता है। यहां भी ये 8,000 की राशि भगवती राइस मिल से प्राप्त हुई थी। मिल्स के हवा व पानी की सैंपलिंग भी रिटायर्ड प्रोफेसर कौशिक द्वारा ही की गई थी। इसलिए इस राशि को प्रोफेसर सीपी कौशिक द्वारा 11 फरवरी 2013 को बैंक में जमा करवाया था। बॉक्स नंबर 7 में प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा 7 औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त 11,000 रुपए की राशि दिनांक 16 मई 2014 को बैंक में जमा दिखाई गई थी। अब यहां भी प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई का यह दावा झूठा ही निकलता है, क्योंकि ये राशि भी दिखाई गई औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त ही नहीं हुई थी। यहां भी वही सवाल उठता है कि ये राशि किस औद्योगिक इकाई की है। हमने जब दस्तावेजों को देखा तो एक बार फिर सच सामने आ जाता है और बॉक्स में दर्ज झूठ पकड़ा जाता है। दस्तावेज के अनुसार ये राशि किस औद्योगिक इकाई से प्राप्त हुई है तथा किस प्रोफेसर ने इस औद्योगिक इकाई के हवा व पानी के सैंपलों की जांच की थी, तो वो प्रोफेसर परवीन शर्मा निकलते हैं, जिनका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि प्रोफेसर परवीन शर्मा ने भी पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष रहते हुए स्वयं ने ही अल्प समय में 11 लाख की कंसल्टेंसी की थी। प्रोफेसर परवीन शर्मा ने ही आरटीआई में जवाब दिया था कि पर्यावरण विभाग में वर्ष 2005 से 2014 तक का कंसल्टेंसी से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रोफेसर परवीन शर्मा स्वयं दूसरी विजिलेंस जांच में दोषी पाए गए थे। इसमें सबसे मजेदार पहलू यहां यह है कि बैंक में ये राशि चेक के माध्यम से जमा हुई है। फिर वही प्रश्न उठता है कि बैंक में चेक इन 7 औद्योगिक इकाइयों में से किस एक फर्म के नाम से जमा हुआ। यहां पर एक गंभीर प्रश्न फिर उठता है, जो पहले भी उठ चुका है, कि किस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई ने शेष बची 6 औद्योगिक इकाइयों को इस बात के लिए तैयार किया कि सबसे समान राशि लेकर वह चेक किसी एक औद्योगिक इकाई के नाम से बनाकर जमा कर दिया जाए, जबकि प्रत्येक औद्योगिक इकाई का अपना गाड़ी का आने जाने का खर्च, घाटे में क्यों ये सब काम किया जा रहा है। अब हम बॉक्स नंबर 8 को देखते हैं, तो यहां भी बहादुरगढ़ की 4 औद्योगिक इकाइयों से 5,300 रुपए बैंक में जमा दिखाए गए, मगर दस्तावेजों की जांच ने झूठ यहां भी सामने ला ही दिया। यहां भी ये राशि सोनू इंटरप्राइजेज सोनीपत से प्राप्त हुई। ये राशि बैंक में चेक से जमा हुई थी। अब बॉक्स नंबर 9 में दिखाई गई एक औद्योगिक इकाई से प्राप्त राशि 21,235 रुपए दिनांक 7 जुलाई 2014 को जमा दिखाई गई थी। वास्तव में राशि भी इस औद्योगिक इकाई से प्राप्त नहीं हुई थी। फिर वही सवाल खड़ा होता है कि ये राशि आखिर किस औद्योगिक इकाई से प्राप्त हुई थी। दस्तावेज बताते हैं कि ये राशि वास्तव में बैक्स्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मानेसर गुड़गांव से प्राप्त हुई थी, जिसके हवा व पानी के सैंपलों की जांच प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने स्वयं की थी। प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई के बनाए गए चमत्कारी बॉक्स व दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई तो ये सब फ्रॉड सामने आ गया। कैसे इन बॉक्सों में लाखों रुपए की राशि को हजारों रुपए की दिखाकर हमेशा के लिए इस गबन को प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई व प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई दफन करना चाह रहे थे, तथा इसमें जांच अधिकारी रिटायर्ड सेशन जज श्री RC बंसल ने जांच को सही ढंग से न करके इन दोनों प्रोफेसरों का भरपूर साथ दिया। जनमंच ने आपके सामने 9 बॉक्स में से 7 बॉक्स की सच्चाई सामने रख दी है। 9 बॉक्सों में 14 औद्योगिक इकाइयों से कुल प्राप्त राशि 82,695 है। 7 बॉक्स जिनकी गड़बड़ हमने पकड़कर आपके सामने रख दी, उसकी राशि 69,325 बनती है। अब 82,695 में से 69,325 को निकाल दिया जाए तो 13,360 रुपए बचते हैं। अगर जांच ईमानदारी से हुई होती तो ये 13,360 भी फर्जी निकलते, क्योंकि जांच अधिकारी के पास व्यापक दस्तावेज थे, व्यापक शक्तियां थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आखिरी में वही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने इन चमत्कारी बॉक्स में
विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त राशियों को एक साथ क्यों दिखाया था? वो इसलिए दिखाया गया क्योंकि प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई विश्वविद्यालय प्रशासन से अप्रूव्ड लेटर जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसी कोई अप्रूवल उनके द्वारा 14 औद्योगिक इकाइयों के लिए कभी ली ही नहीं गई थी। दूसरा, समय अवधि वर्ष 2010 से 2014 के बीच दिखानी थी, क्योंकि इन औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा जारी की गई टेस्ट रिपोर्ट वर्ष 2010 से 2014 के मध्य की है। तीसरा, बैंक की पासबुक में से 30 अलग अलग छोटी छोटी राशियों को ढूंढना जो कि दिनांक व वर्ष दोनों को जस्टिफाई कर सके। वो प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई के लिए पासबुक में से मैनेज करना संभव नहीं था, इसलिए कहीं एक औद्योगिक इकाई दिखाई तो कहीं 4 औद्योगिक इकाइयां दिखाई गई और कहीं एक साथ 7 औद्योगिक इकाइयों को दिखा दिया गया। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई ने प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा इन चमत्कारी बॉक्स में दिखाई गई राशि को सत्यापित किया था। इसका पत्र भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। वर्तमान में प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कार्यालय में सप्ताह में 4 दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब सोचिए, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कार्यालय में क्या प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई जैसे व्यक्ति को होना चाहिए, जिन पर प्रथम जांच विजिलेंस अधिकारी गंभीर धाराओं में मुकदमा करने की सिफारिश कर चुके हैं। अब भी कुछ प्रश्न हवा में तैर रहे हैं। क्या इस करोड़ों रुपए की पर्यावरण कंसल्टेंसी का कभी पूरा सच बाहर आ पाएगा? क्या प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा लाखों की गबन की गई राशि कभी उनसे वसूली जाएगी? क्या इस जांच को गुमराह करने वाले गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के उन अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई होगी? क्या कभी उन जांच अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनकी जिम्मेदारी थी ईमानदारी से जांच कर भ्रष्ट प्रोफेसरों को उनके किए की सजा दिलाने की, मगर उन्होंने ईमानदारी से ये जांच न करके भ्रष्टाचार व भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा दिया और जो ईमानदार लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे उनको धोखा दिया। प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई के खिलाफ एक शिकायत की जांच महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग ने वाइस चेयरमैन हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल पंचकुला को भेजी थी, जो कि महामहिम राज्यपाल हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित थी। प्रोफेसर केसी शर्मा ने भी कोई जांच नहीं की और अपनी जांच रिपोर्ट में ये कहते हुए कि शिकायत में लगाए गए इल्जामों की 2 बार स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और श्री RC बंसल रिटायर्ड सेशन जज द्वारा जांच हो चुकी है, जिसमें लगाए गए इल्जाम प्रूव नहीं हो सके। इस आधार पर बिना जांच किए ही प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को क्लीन चिट दे दी। यहां ये मजेदार तथ्य है कि प्रोफेसर केसी शर्मा ने तो कभी शिकायतकर्ता को बुलाना ही मुनासिब नहीं समझा। विषय गंभीर सोच का है। विश्व के 2% वैज्ञानिक होने का दावा करने वाले प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, जो वर्तमान में गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति भी है, उनके खिलाफ 4 जांच हो चुकी है, जिनमें से 2 विजिलेंस के द्वारा तथा 1 रिटायर्ड सेशन जज द्वारा और 1 वाइस चेयरमैन हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल द्वारा। मगर परिणाम इन सब जांचों का शून्य ही रहा। क्या वाकई में ही प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई इतने प्रभावशाली है कि कोई भी जांच इनको प्रभावित नहीं कर सकती, जबकि सबूत कागज दस्तावेज साफ साफ कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है। जरा सोचिए, क्या इनको प्रभावशाली बनाने में कहीं विजिलेंस विभाग का हाथ तो नहीं, या तकनीकी शिक्षा विभाग का, या जांच अधिकारियों का, या गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतियों का हाथ तो नहीं है, या फिर कहें कि सरकारों का हाथ हो सकता है। हम यहाँ एक और मजेदार तथ्य का जिक्र करना चाहेंगे कि जब जब प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हुई, सजा मिलने की बजाय इनको इनाम में कैसे कैसे पद मिल गए। दोनों विजिलेंस जांच के बाद प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर बना दिया गया, जबकि पहली विजिलेंस जांच में गंभीर आरोप लगे थे और गंभीर धाराओं में मुकदमा करने की सिफारिश
पहले विजिलेंस अधिकारी कर चुके थे। रिटायर्ड सेशन जज श्री RC बंसल की जांच के बाद इन्हें गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। श्री KC शर्मा की जांच के बाद इन्होंने अपना कुलपति कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है। अब इनके खिलाफ राज्य सरकार ने एक और जांच बैठा दी है। तो अब इन सब को देखते हुए इंतजार है कि उस जांच रिपोर्ट के बाद इनको क्या इनाम मिलेगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जनमंच पर आप लगातार जीजेयू की सीरीज पर बने हुए थे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।